दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय डिजिटल लाइब्रेरी पर। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा की थी और आज हम इस वीडियो में विराम चिन्ह पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। विराम चिन्ह में कितने शब्द हैं? दो, एक विराम और एक चिन्ह। अब हम ये समझेंगे, पहले हम शब्दों पर ध्यान देंगे। दो शब्दों से ये मिलकर बना है, कौन कौन सा? विराम और चिन्ह। अब हम ये देखेंगे कि विराम का अर्थ क्या होता है और चिन्ह का अर्थ क्या होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं तो फिर हम उसके अर्थ को विस्तृत भी समझ लेते हैं। तो आइए इसके शब्दों पर पहले चर्चा करते हैं। अब जैसे सबसे पहले बताया जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये तो हो गया विराम चिन्ह कहते किसे हैं। पहले शब्दों को देख लेते हैं। शब्दों में जैसे विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। अब आप शब्दों के अर्थ को समझकर इसके पूरे अर्थ को समझ सकते हैं। विराम का अर्थ हो गया रुकना या ठहरना। अब भिन्न भिन्न प्रकार के किसी भी वाक्य को हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाव होते हैं, विचार होते हैं। उन्हें स्पष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ता है और अपने ठहराव करना पड़ता है, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, अपने भावों को दर्शाने के लिए। तो वही जो हम ठहराव या रुकते हैं वाक्य के बीच बीच में या अंत में, उसे ही विराम चिन्ह कहा जाता है। सरल शब्दों में देखें तो अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उनके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, इसी को विराम कहते हैं। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम तो हो गया रुकना या ठहरना। तो वाक्य के बीच में हम जहां भी रुकेंगे या अंत में रुकें या बीच में रुकें, किस लिए रुकेंगे? अपने विचारों और भावों को स्पष्ट करने के लिए, वाचन शैली जो है उसे स्पष्ट बनाने के लिए, प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए। जब तक वाचन स्पष्ट नहीं होगा, उसमें भाव का पता नहीं चलेगा, उसमें विचारों का स्पष्टता नहीं दिखेगी, तब तक जो है अर्थ भी पूर्ण स्पष्ट नहीं होगा। तो विराम का तो अर्थ हो गया रुकना या ठहरना, लेकिन उस विराम को दर्शाने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, पहला है रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, इसमें कहीं किसी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, बस अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, बीच में किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा वाक्य हमारा है रोको मत जाने दो। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि रोक लो, जाने मत दो। और तीसरा वाक्य क्या कहता है? रोको मत रोको, जाने दो उसे। तो कितना अर्थ जो है वो भिन्न हो जा रहा है। अब गौर करिए, पहले में तो कुछ भी नहीं लगा, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे विराम चिन्ह ना लगने की वजह से हमें अर्थ का पता, स्पष्टता नहीं चल पा रहा है कि उसे रोकना है या जाने देना है। लेकिन दूसरे और तीसरे वाक्य में हमें अर्थ का स्पष्ट पता चल जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि वहां पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पहले वाक्य में कहा जा रहा है रोको, उसके बाद अल्प विराम, विराम चिन्ह लगा है। विराम के प्रकार में हम बताएंगे ये कौन सा चिन्ह है। रोको मतलब उसे रोक लो, मत जाने दो। और तीसरा जो उदाहरण है उसमें कहा जा रहा है रोको मत, मतलब मत रोको, जाने दो। तो दोनों में कितना अंतर है, एक में रोक रहा है और एक में जाने को कह रहा है।
तो इसी प्रकार जब तक हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब उपयुक्त उदाहरणों से पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है, जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं। आप ध्यान से देखिए, तीनों वाक्य में हूबहू वही शब्द आए हैं। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को ना रोककर जाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने में तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है उतनी पहले वाक्य में नहीं होती। पहले वाक्य में तो अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो ही नहीं रहा है कि उसे जाना है या रोकना है। एतव विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए अल्प विराम नहीं, पूरे विराम चिन्ह का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आगे हमारा आता है विराम चिन्ह की आवश्यकता। अब हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता कहाँ कहाँ है, कैसे हम उसकी आवश्यकता को समझेंगे, तो चलिए यहाँ देखते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है, फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता है। तो इसके आगे, लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लेखन कैसी अवस्था है? मानसिक अवस्था है, जो हम अपने मन से सोचकर, विचार कर, कलम के माध्यम से कागज पर अपने भावों को स्पष्ट करते हैं, दर्शाते हैं, अपने भावों को लिखते हैं, विचारों को समझाते हैं। तो कैसी अवस्था? वो मन से, दिमाग से ही आ रही है, मानसिक पटल से ही हमारे आ रही थी। ये मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखन यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़े देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो भाव अथवा विचार की अस्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक दूसरे में उलझ जाएंगे और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। ये भी बहुत बड़ा कारण है और विराम चिन्ह का लेखन प्रणाली में उपयोग है, आवश्यकता है उसकी, कि यदि हम विराम चिन्हों का उपयोग नहीं करेंगे तो अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा ना, और अपने विचारों को प्रकट करने में और उसे वाचन शैली में पढ़ने में बहुत ही उलझन आ जाएगी। बहुत ही पाठक जो है वो उसी में उलझ कर रह जाएगा और बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी उसके अर्थ को समझने के लिए, फिर भी शायद स्पष्ट ना हो पाए। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। सारांश यह है कि वाक्य के सुंदर गठन और भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी जाती है। अब आप ये समझिए, पाठक के भाव बोध, पाठक मतलब जो पढ़ने वाला है, उसके भाव बोध को, जो उसके भाव विचार हैं, उसको सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पाठक के भाव, जो उसे पढ़ रहा उस लेखन को, उसको सरल और सुबोध बनाने के लिए ही हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ताकि पाठक को, पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी हो और वो भाव को, उसमें जो अर्थ है उसको स्पष्टता समझ सके। सारांश यह है कि वाक्य के सुंदर गठन और भाव अभिव्यक्ति, मतलब अपने भाव की अभिव्यक्ति, अपने भाव को कि दूसरों के सामने प्रकट करना, अपने भावों को सब लेखन प्रणाली द्वारा प्रकट करना, अभिव्यक्त करना की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे विराम चिन्ह के
प्रकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विराम चिन्ह के कितने प्रकार बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम ये हम आगे देखेंगे। तो हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है। तो अब कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है और कौन प्रमुख है और प्रमुख रूप से प्रचलित है, हम उन्हें देखेंगे। जिसमें पहला है अल्प विराम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा उपविराम, पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह, छठा प्रश्नवाचक चिन्ह, सातवां कोष्टक, आठवां योजक चिन्ह। उसके बाद है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, 10वां लाघव चिन्ह, 11वां आदेश चिन्ह, 12वां रेखांकन चिन्ह, 13वां लोप चिन्ह। तो मैं एक बात और यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारे विराम चिन्ह जो हिंदी के हैं ये कहाँ से आए हैं। तो ये सारे विराम चिन्ह जो हैं वो सीधे इंग्लिश से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से हमारे आए हैं। बस अंग्रेजी में जो है फुल स्टॉप और हिंदी में आकर पूर्ण विराम हो जाता है और बाकी सारे चिन्ह एक ही जैसे हैं और एक ही जैसे प्रयुक्त भी होते हैं। जैसे अल्प विराम है तो इंग्लिश में हो गया कॉमा और चिन्ह एक ही जैसा होगा। अर्ध विराम सेमी कॉलन, पूर्ण विराम फुल स्टॉप, उप विराम कॉलन, विस्मयादिबोधक चिन्ह साइन ऑफ इंटरजेक्शन, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, कोष्टक ब्रैकेट, योजक चिन्ह हाइफन, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे कहते हैं, लाघव चिन्ह एब्रिएशन साइन, आदेश चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग, रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन, लोप चिन्ह मार्क ऑफ ओमिशन। तो ये देख रहे हैं कि आप सबके चिन्ह एकदम सेम टू सेम एक ही जैसे हैं, वही हिंदी में भी है और वही अंग्रेजी भाषा में भी है। बस अंग्रेजी भाषा का फुल स्टॉप और हिंदी का पूर्ण विराम यही दो भिन्न है, लेकिन अर्थ उनके एक ही होते हैं। जैसे वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग अंग्रेजी में होता है, वैसे ही पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में हिंदी भाषा में होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे, अब एक एक प्रकार जो है उन पे चर्चा करेंगे और उनका हम प्रयोग कैसे करते हैं उन्हें हम विस्तृत रूप से यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला है अल्प विराम। अल्प विराम क्या है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता। आप इसके चिन्ह पर विशेष ध्यान दीजिए, एक चिन्ह की तरह है। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है, नाम से ही पहले शब्द के पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले उसके शब्दों पर गौर किया करिए। अल्प विराम, अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब रुकना या ठहरना, थोड़ा रुकना, तो आपका अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में गेहूं, अल्प विराम का प्रयोग, चना, फिर प्रयोग करेंगे अल्प विराम का बाजरा, मक्का, मतलब कई वस्तुओं को हम दर्शा रहे हैं, बहुत सी फसलें जो हैं, तो उन्हें हम अल्प विराम लगा लगा कर उन्हें अलग करेंगे ताकि स्पष्ट समझ में। अब एक ही में हो जाए गेहूं, चना, बाजरा, मक्का तो सही नहीं लगता। तो गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा उदाहरण है, जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, अल्प विराम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब हमें अगर इसे इस तरह बोल दे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये बहुत प्रभाव नहीं डाल पाएगा, प्रभावी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग व्यवस्थित ढंग से कर देंगे तब ये वाक्य जो है अधिक प्रभावी और अधिक अर्थपूर्ण लगेगा। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
तीसरा है संवाद के दौरान हाँ अथवा नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संवाद में। जैसे रमेश बोल रहा है, केशव क्या तुम कल जा रहे हो? तो किसे बोल रहा है? केशव को ही बोल रहा है। मतलब किसी चिन्ह का मतलब किसी विशेष केशव को ही बोल रहा है। उसके बाद अल्प विराम, थोड़ा रुका, क्या तुम कल जा रहे हो? दूसरा केशव बोल रहा है नहीं, फिर अल्प विराम, मैं परसों जा रहा हूँ। इसे देखिए अर्थ एकदम स्पष्ट हो जा रहा है। हिंदी में इन विराम चिन्हों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। एक याद रखने योग्य बात यह है कि हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग किस चिन्ह का होता है, किस विराम चिन्ह का होता है? तो वो है अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग हिंदी भाषा में सबसे अधिक होता है। अब इसके कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं। अब कौन कौन से नियम हैं? पहला है वाक्य में जब दो से अधिक समान पदों और वाक्यों में संयोजक अव्यय और आए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे दो वाक्य हैं या दो से अधिक वाक्य हैं, जब समान पद आ जाते हैं और हमें और वहां पे लिखना होता तो और की जगह पे हम अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पदों में, मतलब पद मतलब यहाँ शब्द से है, पद मीन्स शब्द ही होता है। तो पदों में हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे राम, लक्ष्मण। मैंने इससे पहले भी बताया कि कई वस्तुएं गिनानी हो या कई व्यक्ति हो, कई स्थान हो, तो हम अल्प विराम लगाकर उनका नाम गिनाते जाएंगे। अब पदों मतलब शब्दों में, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पहले बीच बीच में 3 है उसमें लगाया, फिर तीसरे के बाद और, जब अंतिम आने वाला है तो हम और का प्रयोग करके वाक्य को खत्म करेंगे। और राजमहल में, शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। अब वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? वह जो रोज आता है, अल्प विराम। अब हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे, काम करता है और चला जाता है। अब इससे बात स्पष्ट हो जा रही कि वह जो रोज आता, वो रोज आता है, वही आया, आज भी काम करता है और चला जाता है। अगर हम इसे इस तरह पढ़ दें, वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है, तो शायद बात उतनी स्पष्ट ना हो। शायद सुनने वाला या पढ़ने वाला कुछ संशय या कुछ भ्रम उसके मन में आ जाए। लेकिन इन विराम चिन्हों के प्रयोग से हमें ऐसा कोई भी भ्रम और संशय नहीं रह जाता, अर्थ एकदम पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे, जहां शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब जैसे ये कहा जा रहा है, अगर कोई शब्द, जैसे पद के बारे में बताया गया, तो 2 या 3 बार उन शब्दों को दोहराया जाए तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह दूर से, अल्प विराम, बहुत दूर से आ रहा है। दूर से, 2 बार इसमें एक ही पदों का प्रयोग हुआ है, शब्दों का। तो वह दूर से, अल्प विराम लगाएंगे, बहुत दूर से आ रहा है। अब जैसे सुनो, 2 बार आ गया, तो सुनो वह क्या कर रही है। फिर तीसरा है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे बोलते नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो शायद स्पष्ट नहीं हो। 2 शब्द, जब 2 पद एक ही समान पद आए तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है, इतना आप याद रखिए। तो जैसे नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हम आगे देखते हैं, इसमें तीसरा नियम है, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाइयों, अब हम किन्हें, भाइयों मतलब सबको समूह में संबोधित कर रहे हैं, तो उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ। समय आ गया है, सावधान हो जाइए। प्रिय महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। मतलब हम किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष पर्सन को संबोधित कर रहे हैं। जैसे प्रिय महाराज जी जो हैं उन्हें हम संबोधित कर रहे हैं, तो उसके बाद अल्प मैं आपका आभारी हूँ। सुरेश को ही बोला जा रहा है, उसे संबोधित करते हुए, कल तुम कहाँ गए थे। देवियों, आप हमारे देश की आशाएं हैं। अब चौथा नियम है, जिस वाक्य में वह, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। क्या? वह, तो, या, अब। जैसे उदाहरण में देखिए, मैं जो कहता हूं, अल्प विराम, कान लगाकर सुनो।
तो यहाँ क्या हम लगा सकते थे, मैं जो कहता हूँ वह कान लगाकर सुनो, तो यहाँ पर वह लुप्त हो गया है। आप वाक्य में ये पढ़कर समझकर ये जांचने मतलब परखेंगे, जांचेंगे कि यहाँ किस शब्द का लोप हुआ है। यदि वह शब्द वह, तो, या, अब इनमें से कोई है तो वहां पर हम अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह कब लौटेगा, उसके बाद अल्प विराम, कह नहीं सकता, यहाँ पर यह जो है वो लुप्त है। वह जहां जाता है, अब यहाँ पे वहां बैठ जाता है, तो यहाँ पे वहां लुप्त है, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग। कहना था सो कह दिया, अल्प विराम, तुम जानो। अब ऐसे भी हम कह सकते थे, कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो, तो अब यहाँ पर लुप्त है। तो शब्द आप याद रखिए, वह, तो, या, अब, इन चारों में से कोई भी शब्द अगर किसी वाक्य में आता है तो उसके जगह पे हम अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 5वां नियम है, यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी है तो वहां अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, मेरा भाई अल्प विराम जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड गया है। यहाँ पे क्या कहा गया, किसी वस्तु की विशिष्टता किसी संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की हम विशिष्टता बताएंगे और संबंधवाचक सर्वनाम जोड़ते हुए, संबंध दर्शाते हुए, जैसे मेरा भाई अल्प विराम लगा दिया, मेरा ही भाई है जो एक इंजीनियर है, अल्प विराम, इंग्लैंड गया है, इसका संबंध भी इसमें दर्शित हो रहा है। दो यात्री अल्प विराम जो रेल दुर्घटना के शिकार हो गए, यहाँ पे इतनी बात स्पष्ट हो गई, अब अच्छे हैं। यह कहानी, यही कहानी जो किसी मजदूर के जीवन से संबद्ध है, बड़ी मार्मिक है। देखिए अर्थ भी वहां पे स्पष्ट हो जा रहा है जहां पे हम अल्प विराम लगा रहे हैं। यह कहानी मतलब इसी कहानी की बात की जा रही, उसके बाद हम अल्प विराम लगाते हुए जो किसी मजदूर के जीवन से संबद्ध है, बड़ी मार्मिक है। उसके बाद छठा नियम है, अंग्रेजी में दो समान वैकल्पिक वस्तुओं तथा स्थानों की अथवा या आदि से संबंध करने पर उनसे पहले अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे अंग्रेजी में दो समान वैकल्पिक वस्तु, मतलब वो समान हो लेकिन वैकल्पिक उसमें विकल्प हो वस्तुओं में, तथा स्थानों की, कोई स्थान हो या कोई वस्तु हो, अथवा और या, अथवा या करके जब कोई भी चीज आती है तो दोनों में से, मतलब उसमें विकल्प होता है, दोनों में से एक ही, आदि से संबद्ध करने पर उनसे पहले अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे इसमें इंग्लिश के उदाहरण दिए गए हैं, निटायर, उसके बाद अल्प विराम मतलब वही कॉमा, सेमीकॉलन, और साल्ट पीटर, फिर सेमीकॉलन, इज डग फ्रॉम द अर्थ। फिर इसे इसमें मतलब यही आप देख लीजिए ना कि इसमें विकल्प दिया गया है, निटायर या तो ये या तो साल्ट पीटर इज डग फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद है 7वां, इसके ठीक विपरीत दो भिन्न वैकल्पिक वस्तुओं तथा स्थानों को अथवा या आदि से जोड़ने की स्थिति में अथवा या आदि से पहले भी अल्प विराम, अथवा या आदि के पहले अल्प विराम नहीं लगाया जाता है। जैसे आई शुड लाइक टू लिव इन डिवॉन और कॉर्नवाल, ही केम फ्रॉम कैंट ऑन सनसेक्स। उसके मतलब इसमें उसके ठीक विपरीत है, दो भिन्न वैकल्पिक वस्तु और स्थान है तो अथवा या आदि से जोड़ने की स्थिति में वहां हम अल्प विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग दोनों जगह किया गया है। हिंदी में उक्त नियमों का पालन खेद है, कढ़ाई से नहीं होता, कढ़ाई से नहीं होता, मतलब हिंदी के उक्त नियमों मतलब ऊपर के जो दोनों नियम है उनका जो है उनके लिए हिंदी में खेद है, उनका प्रयोग भाई कढ़ाई से हिंदी में नहीं किया जाता। हिंदी भाषा में सामान्यतः अथवा या आदि के पहले अल्प विराम चिन्ह नहीं लगता। जैसे पाटिलपुत्र या कुसुमपुर भारत की पुरानी राजधानी था,
कल मोहन अथवा हरि कलकत्ता जाएगा। मतलब उक्त के जो दोनों नियम दिए गए हैं ये विशेष रूप से इंग्लिश में ही प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में इनका कोई विशेष प्रयोग नहीं है, ना के बराबर किया जाता। जैसे उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, पाटलिपुत्र या कुसुमपुत्र, मतलब पाटलिपुत्र या कुसुमपुत्र दोनों में से एक ही यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। वैकल्पिक वस्तु या स्थान, ऊपर बताया गया था ना, वैकल्पिक ऑप्शन है आपके यहाँ पास, दोनों में से कोई एक भारत की पुरानी राजधानी था। कल मोहन अथवा हरि, या तो मोहन या तो हरि कलकत्ता जाएगा, कोई एक ही जाएगा, विकल्प है आपके पास। लेकिन इसमें यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता है, ये अंग्रेजी भाषा में ही होता है। उसके बाद है, किसी व्यक्ति की उक्ति के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे किसी व्यक्ति की उक्ति, मतलब कोई व्यक्ति कुछ कहने जा रहा है, मोहन ने कहा, अल्प विराम का प्रयोग हो, मैं कल पटना जाऊंगा। इस वाक्य को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि मोहन ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। कुछ लोग की के बाद अल्प विराम लगाते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। जब हम की शब्द का प्रयोग कर दिए तो वहां पर अल्प विराम अब लगाना ठीक नहीं है। यदि हम की शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तब हम वहां अल्प विराम लगा सकते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊं, ये गलत है, की के बाद भी इसमें अल्प विराम लगा है, ऐसा लिखना भद्दा है। कि स्वयं अल्प विराम है, कि स्वयं अल्प विराम है, अतः इसके बाद एक और अल्प विराम लगाना कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए उचित तो यह होगा कि चाहे तो हम लिखें राम ने कहा अल्प विराम मैं कल पटना जाऊंगा, अथवा राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, दोनों शुद्ध होंगे। या तो की का प्रयोग कीजिए या तो वहां अल्प विराम लगाइए। अब 10वां नियम है, बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम लगता है। कौन कौन से शब्द हैं? बस, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा। इन शब्दों के आरंभ, मतलब इन शब्दों से कोई वाक्य आरंभ होगा तो उस शब्द के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे बस, हो गया, रहने दीजिए। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सचमुच, तुम बड़े नादान हो, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वस्तुतः वह पागल है। अच्छा, तो लीजिए, चलिए। इन शब्दों को आप गौर से देख सकते हैं। इनमें सबसे पहले देखिए, इसमें बस आया है, हाँ, नहीं, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा। यही शब्द अगर इससे वाक्य आरंभ हो रहा है तो उसके बाद इन शब्द के तुरंत बाद हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं करेंगे। जैसे बस, मतलब बस बोल दिया, अब हमें थोड़ा रुकना है। बस, हो गया, रहने दीजिए। अब हम ऐसे बोल दें, बस हो गया, रहने दीजिए, तो ये स्पष्ट अर्थ नहीं देता और ना ही सुनने में भी भद्दा लगता है। बस, हो गया, रहने दीजिए। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, मतलब एक संबोध, एक मतलब लगे कि हाँ उस पे हम जोर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सचमुच, तुम बड़े नादान हो, अतः तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वस्तुतः वह पागल है। अच्छा, तो लीजिए, चलिए। इसके बाद 11वां नियम है, शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए शब्द युग्म में अलगाव, जैसे पाप और पुण्य, सच और झूठ। तो ये जब एक शब्द के पद जो है पूरे हो जाए तो उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। पाप और पुण्य, अल्प विराम, सच और झूठ, अल्प विराम, कल और आज। अब यहाँ पे वाक्य खत्म करना है तब यहाँ पे पूर्ण विराम। पत्र में संबोधन के बाद, जैसे पूज्य पिताजी, जब हम पत्र लिखते हैं तो उसमें संबोधन जब हम किसी का करते हैं उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, अल्प विराम, मान्यवर, उसके बाद अल्प विराम, महोदय आदि पर। ध्यान रहे कि पत्र के अंत में भवदीय, आज्ञाकारी आदि के बाद अल्प विराम नहीं लगाया जाता। बस हम जब संबोधित करेंगे जिसे हम पत्र लिख रहे हैं शुरुआत में पूज्य पिताजी, मान्यवर, माननीय, महोदय, महोदया, इसके बाद ही लगाएंगे। लेकिन अंत में
जो हम भौतिक आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी, शिष्या, छात्रा, प्रशिक्षु, कुछ भी, उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। 12वां नियम है क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद भी अल्प विराम आता है। जैसे क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया मतलब कार्य को, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया मतलब उस क्रिया की विशेषता बताएगा, तब हो जाएगा क्रिया विशेषण। जैसे महात्मा बुद्ध ने, अब किसके बारे में कहा जा रहा है? महात्मा बुद्ध ने अल्प विराम मायावी जगत के दुख को देखकर तप प्रारंभ किया। अब उनके क्रिया की विशेषता हमें यहाँ बताई जा रही है कि उन्होंने तप प्रारंभ किया। ये तो उनका क्रिया हो गया। उनका इसमें करना क्या है? तप प्रारंभ करना, मतलब कार्य करना। उन्हें कौन सा कार्य शुरू किया? तप प्रारंभ करना। लेकिन किस चीज की विशेषता देखते हुए, क्या सोचकर, क्या देखकर, क्या विशेषता उन्हें मिली कि उन्हें तप प्रारंभ करना पड़ा? मायावी जगत के दुख को देखकर। तो यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है। मायावी जगत के दुख को देखकर उन्होंने तप प्रारंभ किया। कौन? महात्मा बुद्ध। ये तो कर्ता हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए कर्ता। मायावी जगत के दुख को देखकर, ये विशेषता हो गई कि मतलब इस मायावी जगत को देखकर उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। तो ये क्रिया विशेषण पूरा यहाँ से यहाँ तक। ऐसे वाक्यांशों में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध ने, ये तो कर्ता ही होगा। फिर अल्प विराम, मायावी जगत के दुख को देखकर अल्प विराम तप प्रारंभ किया। वाक्य खत्म होता है, यहाँ हम पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद 13वां नियम है किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे आज मैं बहुत थका हूँ इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु फल कुछ नहीं मिला। किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए। तो जैसे इसमें देखिए, आज मैं बहुत थका हूँ, अल्प विराम इसलिए, इसलिए के पहले अल्प विराम, विश्राम करना चाहता हूँ। समुच्चय बोधक ये सब शब्द हैं। ये तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद अगला नियम है तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर, तारीख और महीने, 2 अक्टूबर, उसके बाद अल्प विराम, सन 1869, फिर ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर अल्प विराम मतलब तारीख और महीने के बाद, तो 2 तारीख हो गई, अक्टूबर महीना हो गया, तो 2 अक्टूबर के बाद अल्प विराम लगा देंगे। उसके बाद सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। इसके बाद है उद्धरण से पूर्व की के बदले में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये बात तो पहले के नियम में दी गई थी। जैसे नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो, अब की हटा के हमने यहाँ अल्प विराम लगा दिया। की लगने पर नेताजी ने कहा कि दिल्ली चलो, या तो की का प्रयोग कीजिए या तो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग करिए। अब अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है उसके बीच में अल्प विराम का प्रयोग हम करते जाएंगे आदि। अब इसके आगे जो है दूसरा प्रकार जो है वो है अर्ध विराम। अब अर्ध विराम की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अगले वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।